दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तापमान लगभग 35 डिग्री के पार है और चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो 22 गज की पिच है ना, वो किसी भट्टी की तरह तप रही है। बिल्कुल। हमेशा ऐसा ही लगता है कि जब हम क्रिकेट के किसी बड़े मुकाबले की बात करते हैं, तो सारा ध्यान बस इसी पर होता है कि कौन सा बल्लेबाज फॉर्म में है और किसने कितने छक्के मारे हैं। हाँ, मतलब ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का रिव्यू सिर्फ उसके हीरो को देखकर कर दिया जाए, है ना? एकदम सही कहा आपने। लेकिन आज हम सिर्फ चौको छक्कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां 40,000 दर्शकों के शोर के बीच प्रकृति भी एक अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर मौजूद होगी। बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन है 18 अप्रैल 2026 को होने वाले उस बहुप्रतीक्षित आईपीएल 2026 के मुकाबले को डिकोड करना, जिसका हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ, आरसीबी बनाम डीसी और जियो हॉटस्टार और जियो स्टार नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले इस मुकाबले के लिए हमारे पास केवल अटकलें या हवाई बातें नहीं है। एकदम नहीं, हमने मैच प्रीव्यू, पिच के बदलते मिजाज, मौसम के पूर्वानुमान और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत आंकड़ों का पूरा डेटा खंगाला है। और दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होने वाला है, बल्कि इसके पीछे की क्यों और कैसे वाली पूरी रणनीति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम केवल आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि आरसीबी जीत की प्रबल दावेदार है। मतलब जीत की संभावना लगभग 60% बताई जा रही है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। लेकिन क्रिकेट में और खासकर टी20 में एक स्पेल या एक बेहतरीन कैच पूरी कहानी पलट सकता है। ये विश्लेषण सिर्फ एक प्रीव्यू नहीं है, ये उस रणनीतिक शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश है। इम्पैक्ट प्लेयर साबित होने वाला है। इस मैदान की पिच काली मिट्टी से बनी है। अच्छा, तो काली मिट्टी का क्या असर होता है? ये एकदम सपाट और सख्त सतह होती है। ऐसी पिचों का विज्ञान ये कहता है कि गेंद टप्पा खाने के बाद अपनी गति नहीं खोती, वो बहुत ही समान उछाल के साथ सीधे बल्ले पर आती है। मतलब बल्लेबाजों को अपने शॉट्स की टाइमिंग के लिए अपनी तरफ से ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। हाँ बिल्कुल, गेंद की गति का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे डराने वाली बात गेंदबाजों के लिए यह है कि इस मैदान की स्क्वायर बाउंड्री केवल 60 से 64 मीटर की है, जो कि बहुत छोटी है टी20 के हिसाब से। है ना? ये एक ऐसी दूनी है जहां अगर किसी बल्लेबाज ने ठीक से टाइमिंग नहीं भी की या बल्ले का बारी किनारा भी लगा, तो भी गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरती है। ये पावर हिटर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी वजह से यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 185 से 190 के बीच रहता है और 200 से ज्यादा का स्कोर तो अब यहाँ एक सामान्य बात हो गई है। बिल्कुल, और मौसम का फैक्टर तो इस हाई स्कोरिंग मैदान की पूरी गतिशीलता को ही बदल देता है। हाँ, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी और तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के अपने चरम पर होगा। और साथ ही 30 से 40% की जो उमस होगी वो खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का कड़ा इम्तिहान लेगी। ये सिर्फ गर्मी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा माहौल है जो शरीर से नमी सोख लेता है। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा बताइए। अगर बाउंड्री सिर्फ 60 मीटर की है और ये पूरी तरह से एक बैटिंग पैराडाइज है, तो फिर गर्मी से पिच के धीमे होने का क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल। दोपहर 3:30 बजे इस पिच पर खेलना ऐसा है जैसे एक गर्म तवे पर पॉपकॉर्न भूनना। तवा कितना भी गर्म हो, पॉपकॉर्न तो उछलेगा ही। सही एनालॉजी है। मेरा मतलब है कि टी20 के इस युग में पावर हिटर्स तो वैसे भी गेंद को मैदान के बाहर ही मारने वाले हैं। फिर पिच के सूखने या धीमे होने से मैच के नतीजे पर क्या ही असर पड़ेगा? देखिए, आपकी पॉपकॉर्न वाली बात काफी सटीक है, लेकिन यहाँ उस गर्म तवे का विज्ञान समझना भी जरूरी है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि दोपहर के मैचों में ओस यानी जो ड्यू फैक्टर होता है वो पूरी तरह से गायब रहता है। हाँ, रात के मैच में तो गेंद साबुन की तरह फिसलती है। बिल्कुल, शाम के मैचों में आउटफील्ड गीली हो जाती है और स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना असंभव हो जाता है। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तेज धूप का क्या असर होगा? दोपहर की तेज धूप उस काली मिट्टी की पिच को पूरी तरह से सुखा देगी, मतलब उसे एकदम बेक कर देगी। तो इसका मतलब है कि मैच के शुरुआती 5 ओवर और आखिरी 5 ओवरों में पिच का बर्ताव पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत होगा। एकदम विपरीत। जब मैच शुरू होगा तो तेज गेंदबाजों को नई गेंद की उभरी हुई सीम और उस सख्त पिच के कारण शुरुआती कुछ ओवरों में थोड़ा लैटरल मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल मिलेगा। गेंद बल्ले पर बहुत ईजी से आएगी। हाँ, लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब गेंद पुरानी हो जाएगी और पिच की नमी पूरी तरह से उड़ चुकी होगी। सूखने की वजह से दरारें आ जाएंगी। हाँ, पिच के अत्यधिक सूखने की वजह से उसमें हल्की दरारें या खुरदरापन आने लगता है। तब स्पिनर्स को वो ग्रिप मिलने लगेगी जो रात के मैचों में कभी नहीं मिलती। गेंद रुक कर आ सकती है। तो यहीं पर टॉस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी टीम दोपहर की उस भीषण गर्मी में 20 ओवर तक फील्डिंग करे। हाँ, जहाँ शरीर का सारा इलेक्ट्रोलाइट पसीने के रूप में बह जाए और जब बल्लेबाजी की बारी आए तो खिलाड़ियों के शरीर में ऊर्जा ही ना बचे। शारीरिक थकान और पुरानी गेंद का रुक कर आना। ये सच में एक घातक संयोजन हो सकता है। एकदम सही। अब जब हम जानते हैं कि शुरुआती ओवरों में पिच बल्लेबाजी के लिए कितनी बेहतरीन है और तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आरसीबी का मौजूदा लाइनअप इन परिस्थितियों के लिए कैसे एक परफेक्ट मशीन बन चुका है। आरसीबी की मौजूदा फॉर्म सिर्फ अच्छी नहीं है, वो डराने वाली है। वे इस वक्त अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मजबूती से जमे हुए हैं। 5 में से 4 मैच जीते उन्होंने। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर वो अब तक अजय रहे हैं। कोई भी टीम यहाँ आकर उन्हें हरा नहीं पाई है। और अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो वो भी आरसीबी के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है। कुल 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 20 मैच आरसीबी ने जीते हैं और दिल्ली को केवल 12 में जीत नसीब हुई है। लेकिन ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, उनके खिलाड़ियों का मौजूदा प्रदर्शन भी शानदार है। विराट कोहली की ही बात कर लें। हाँ, वो हमेशा की तरह एक जबरदस्त लय में है। फिलहाल 228 रनों के साथ ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है। कोहली का होना एक बात है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस लाइनअप को जो चीज अलग स्तर पर ले जाती है वो है मध्य क्रम में उनकी आक्रामकता। बिल्कुल, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं कप्तान रजत पाटीदार पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। उनका फॉर्म तो गजब का है। अक्सर हमने देखा है कि कप्तानी का दबाव बड़े बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को कम कर देता है, वे थोड़ा संभल कर खेलने लगते हैं। लेकिन पाटीदार के मामले में ऐसा लग रहा है कि कप्तानी ने उन्हें एक नया लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा 21 छक्के लगाए हैं और 222 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट सुनिए, 213.46। ये सच में हैरान करने वाला है। ये कोई सामान्य तेज बल्लेबाजी नहीं है, ये विपक्षी टीम के गेंदबाजों के दिमाग पर एक सीधा प्रहार है। बिल्कुल, और अगर हम आरसीबी की इस आक्रामकता को उनकी गेंदबाजी के साथ जोड़कर देखें तो ये दबदबा सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं है, ये अपने घरेलू मैदान को सही से रीड करने का नतीजा है। आप गेंदबाजों की बात कर रही हैं? हाँ, उनकी तेज गेंदबाजी देखिए। भुवनेश्वर कुमार के इस सीजन के सभी 7 विकेट इसी चिन्नास्वामी मैदान पर आए हैं। और जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड तो यहाँ और भी खौफनाक है। 5 मैचों में 9 विकेट और वो भी 16.7 के बेहतरीन औसत से। बिल्कुल। पर एक बात बताइए, भुवनेश्वर हमेशा से अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं और हेजलवुड अपनी गति और टप्पे के लिए मशहूर हैं। इन दोनों ने इस सपाट पिच को कैसे अपना हथियार बना लिया? यहीं पर उनकी सामरिक समझ दिखती है।
हेजलवुड बहुत ज्यादा तेज नहीं डालते, लेकिन वे गेंद को हेवी डालते हैं। वे अपने लंबी कद काठी का इस्तेमाल करके गेंद को उस सख्त पिच पर जोर से हिट करते हैं। तो गेंद जल्दी आ जाती है। हाँ, गेंद उम्मीद से कुछ मिली सेकंड पहले बल्लेबाज के पास पहुंच जाती है, जिससे शॉट मिस टाइम हो जाता है। और हमने पहले ही बात की है कि शुरुआती ओवरों में जो अतिरिक्त उछाल मिलता है, हेजलवुड उसी का फायदा उठाते हैं। और भुवनेश्वर कुमार भुवी नई गेंद से जो शुरुआती स्विंग हासिल करते हैं, वो बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर आने से रोकती है। आरसीबी की सफलता का यही वो अचूक फॉर्मूला है, जिसे तोड़ना दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आरसीबी ने अपने किले के हर दरवाजे को अभेद्य बना लिया है। बिल्कुल। आरसीबी के इस डराने वाले रिकॉर्ड को देखकर पहली नजर में तो यही लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स का आज कोई चांस ही नहीं है। दिल्ली की शुरुआत भी तो मिलीजुली ही रही है। हाँ, अक्षर पटेल की कप्तानी में उन्होंने अब तक 4 में से केवल 2 ही मैच जीते हैं। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि दिल्ली के पास कुछ ऐसे छुपे हुए हथियार हैं जो ठीक उसी सूखी हुई पिच का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। एकदम सही। दिल्ली को कम आंकना एक बहुत बड़ी सामरिक भूल हो सकती है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैदान की रग रग से वाकिफ है। केएल राहुल जी, सबसे बड़ा नाम केएल राहुल का ही है। भले ही वो विकेट कीपर के तौर पर दिल्ली के लिए खेल रहे हो, लेकिन बैंगलोर उनका होम ग्राउंड है। उन्होंने अपना सारा शुरुआती क्रिकेट यहीं खेला है। और यहाँ आरसीबी के खिलाफ उनके आंकड़े तो कमाल के हैं। 71.1 का औसत और 144 का स्ट्राइक रेट, जो किसी भी गेंदबाज को डराने के लिए काफी है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। केएल राहुल इस मैदान पर एक कैलकुलेटेड एंकर की तरह खेलते हैं, ये उनकी शैली रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 185 190 वाले इस हाई स्कोरिंग मैदान पर क्या 144 का स्ट्राइक रेट काफी होगा? ये एक अच्छा सवाल है। खासकर तब जब सामने वाली टीम का कप्तान पाटीदार 213 से ज्यादा की स्पीड से रन बना रहा हो। मतलब जो लोग केवल स्कोर कार्ड देखते हैं उन्हें लगेगा कि राहुल का ये एंकर रोल उनकी टीम को पीछे धकेल देगा। सवाल खड़ा होता है, और ये आधुनिक टी20 क्रिकेट के उस फलसफे पर चोट करता है जहां हर गेंद पर हिट करने की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें टीम के रोल डेलीगेशन को समझना होगा। राहुल का काम यहाँ हर गेंद को हवा में मारना नहीं है। उनका काम है विकेट बचाए रखना, ताकि मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सके। मतलब एक छोर को मजबूती से पकड़े रखना। हाँ, उनका 144 का स्ट्राइक रेट शायद पाटीदार के सामने फीका लगे, लेकिन ये स्कोर बोर्ड पर एक स्थायित्व देता है। अगर राहुल विकेट नहीं गिरने देते तो दिल्ली की असली ताकत खेल में आएगी। आप उनके स्पिन विभाग की बात कर रही हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। जी हाँ, हमने शुरुआत में बात की थी कि दोपहर की धूप पिच को सुखा देगी। ऐसे में मध्यक्रम के ओवरों में अक्षर और कुलदीप मैच विनर साबित हो सकते हैं। जब सूखी पिच पर गेंद टर्न होगी और सबसे जरूरी बात, टप्पा खाकर रुकेगी। तब आरसीबी के पावर हिटर्स के लिए सिर्फ ताकत के दम पर शॉट लगाना आसान नहीं होगा। हाँ, पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को गेंद की गति चाहिए होती है। और अक्षर पटेल हवा में तेज गेंद फेंककर पिच से गति खींच लेने के उस्ताद है। और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी तो दिल्ली के पास है। भले ओवरऑल रिकॉर्ड आरसीबी का पक्ष में, लेकिन 2025 में ठीक इसी मैदान पर हुए पिछले मुकाबले में दिल्ली ने आरसीबी को हराया था। बिल्कुल, वो जीत दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास जरूर लाएगी। इस स्तर पर क्रिकेट सिर्फ शारीरिक कौशल का नहीं, मानसिक दृढ़ता का भी खेल है। सही कहा। देखिए, टीम की रणनीतियां अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट अंततः 22 गज की पिच पर एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के बीच की एक बहुत ही व्यक्तिगत जंग है, जिसे हम प्लेयर बैटल्स कहते हैं। हाँ, तो चलिए अब उन खास प्लेयर बैटल्स पर नजर डालते हैं जो इस मैच की दिशा तय करेंगे। क्रिकेट की असली खूबसूरती इन्हीं व्यक्तिगत लड़ाइयों में छिपी होती है। शुरुआत करते हैं विराट कोहली बनाम कुलदीप यादव से। यहाँ आंकड़ों में कोहली का दबदबा साफ नजर आता है। 7 पारियों में कोहली ने 75 रन बनाए हैं और कुलदीप उन्हें सिर्फ एक बार आउट कर पाए। हाँ, और कोहली का दिल्ली के खिलाफ 30 पारियों में लगभग 50 का औसत है। मुझे लगता है कि कुलदीप की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो कोहली को क्रीज में फंसा नहीं पाते। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। कोहली क्रीज का बहुत गहराई से इस्तेमाल करते हैं। जब कुलदीप गेंद को फ्लाइट करते हैं तो कोहली या तो बहुत तेजी से फ्रंट फुट पर आकर टर्न को खत्म कर देते हैं, या फिर क्रीज की गहराई में जाकर बैकफुट से गैप में खेल देते हैं। बिल्कुल। इस दोपहर के मैच में कुलदीप को अपनी रणनीति में भारी बदलाव करना होगा। उन्हें अपने आर्म बॉल का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जो बैटल है उसे मैं आंख के सामने पेट्रोल फेंकने जैसा कहूंगा। फिल सॉल्ट बनाम मिशेल स्टार्क। चरम आक्रामकता। बिल्कुल, सॉल्ट का स्टार्क के खिलाफ 208.3 का स्ट्राइक रेट है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्टार्क उन्हें आईपीएल में आज तक आउट नहीं कर पाए हैं। स्टार्क की ताकत उनकी तेज यॉर्कर और इन स्विंग है। लेकिन सॉल्ट स्टार्क की इन स्विंग से डरते नहीं है। वे क्रीज से थोड़ा बाहर खड़े होकर उस स्विंग को ही बेअसर कर देते हैं। सॉल्ट इंतजार नहीं करते, वे स्टार्क की गति का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टार्क शुरुआत में लाइन भटके तो सॉल्ट उन्हें बहुत भारी पड़ेंगे। फिर आते हैं केएल राहुल बनाम भुवनेश्वर कुमार पर। यहाँ राहुल ने भुवी के खिलाफ 109 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 110.1 के बहुत ही धीमे स्ट्राइक रेट से। और भुवी उन्हें 2 बार आउट भी कर चुके हैं। हाँ, यहाँ साफ दिखता है कि राहुल भुवी के खिलाफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। भुवी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। वे राहुल को अपनी बाहों खोलने की जगह नहीं देते। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल इस बार आक्रमण करते हैं या सावधानी से खेलते हैं। एक और बहुत ही विस्फोटक मुकाबला है ट्रिस्टन स्टब्स बनाम जोश हेजलवुड। स्टब्स ने 264.3 के स्ट्राइक रेट से हेजलवुड के खिलाफ 37 रन बनाए हैं और हेजलवुड उन्हें कभी आउट नहीं कर सके। स्टब्स हेजलवुड की धीमी गेंदों को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, सबसे क्रिटिकल लड़ाई होगी रजत पाटीदार बनाम अक्षर पटेल। पाटीदार जो स्पिनर्स को 197 के स्ट्राइक रेट से पीछे हैं। जी हाँ, पाटीदार स्पिन के खिलाफ बहुत आक्रामक रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल गेंद को हवा में ज्यादा समय नहीं देते। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 7.12 है। वे बहुत कसी हुई और तेज गेंदबाजी करते हैं। और ये दोनों ठीक उसी समय टकराएंगे जब मैच मध्य ओवरों में होगा और पिच सबसे सूखी होगी। मतलब एक तरफ पाटीदार का फुटवर्क और दूसरी तरफ अक्षर की अनुशासन भरी गेंदबाजी। जो भी ये 10 में से 15 ओवर की लड़ाई जीतेगा, मोमेंटम उसी की टीम की तरफ मुड़ जाएगा। एकदम सही आकलन है। ये तकनीकी कौशल की चरम परीक्षा होगी। तो इन सब का मतलब क्या है? आइए अब तक की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। 3:30 बजे का टॉस फैक्टर और सूखी पिच पर स्पिन। और कोहली पाटीदार प्रेसिडेंट फॉर्म के सामने केएल राहुल की घर वापसी। और ये भी याद रहे कि 27 अप्रैल 2026 को ये दोनों टीमें दिल्ली में फिर से भिड़ेंगी। लेकिन आज की जीत एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगी, जो दूसरी टीम के दिमाग में एक डर पैदा कर देगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात याद आई। अंत में श्रोताओं को सोचने के लिए एक बिल्कुल अलग बिंदु पर छोड़ते हैं। WPL वाला फैक्टर। बिल्कुल, हाल ही में WPL 2026 के फाइनल में आरसीबी की महिला टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ा पहलू है। जीत या हार का असर सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं रहता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उस हार का मनोवैज्ञानिक दबाव दिल्ली की पुरुष टीम के ड्रेसिंग रूम में महसूस किया जाएगा जब वो चिन्ना स्वामी के खचाखच भरे लाल स्टेडियम में उतरेंगे? हाँ, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या दिल्ली पलटवार करेगी? क्या धूप आरसीबी के किले को बचाएगी या दिल्ली के स्पिनर्स के लिए रास्ता खोलेगी? ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ हम आपको छोड़ रहे हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।